हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास में अपन ने किया था वो क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा? व्हीटस्टोन। स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं। स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, है ना? अच्छा जी, अब देखिए, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग कंडीशन क्या है कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, है ना? अच्छा, जो बैलेंसिंग कंडीशन है क्या बैटरी पे डिपेंड कर रही है? नहीं, बैलेंसिंग कंडीशन तो सिर्फ इन 4 रेजिस्टर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? 4 रेजिस्टर। तो नीचे में 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दूं, 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दूं, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस जोड़ दूं, कुछ भी जोड़ दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो इस रेजिस्टेंस की चाहे कितनी भी वैल्यू हो, बैलेंसिंग कंडीशन तो पी क्यू और आर एस इन पे ही डिपेंड करेगी। अगर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है तो ब्रिज क्या कहलाएगा? बैलेंस ही कहलाएगा ना। उससे इससे इससे कोई लेना देना नहीं है ना। अच्छा जी, अच्छा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये इसकी बैलेंसिंग कंडीशन है ना। अच्छा जी, और देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए वो स्ट्रक्चर कैसे और कैसे बन सकती है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैपिटल में भी आपने देखा था, ये जो अगर मैं इस टाइप के देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ तो ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में हो जाएंगे, है ना। पर अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जोड़ दूँ तो अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। क्या बन जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। अच्छा जी, मान लीजिए ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस होता है R5। देखो इस एंड से दो रेजिस्टेंस जुड़े, एक ये, इस एंड से भी दो रेजिस्टेंस जुड़े, एक ये, और ये बीच वाला, तो बीच वाला रेजिस्टेंस इसमें कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसकी ऐसी भी बनती है, ऐसे ट्रायंगल शेप में। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। इस वाले एंड को अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं तो इस अगर एंड को उठा के आप इस साइड में रख दोगे तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर एक रेजिस्टेंस ये वाला, इधर ये रेजिस्टेंस, ये इधर वाला, ये इधर आएंगे ये, और ये इधर से हट जाएगा। तो देखो दो रेजिस्टेंस और ये बीच वाला, तो बीच वाला रेजिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला रेजिस्टेंस होगा ना। जो अगर बैलेंस हुआ तो जिसको हटाना पड़ेगा वो कौन सा हटेगा? ये वाला, है ना। एक स्ट्रक्चर और देखो ट्रायंगल की फॉर्म में ही, ये तो जो ये ऊपर वाला बनता है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसमें बीच वाला कौन सा होगा? ये। इस रेजिस्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के पैरेलल में एक रेजिस्टर जोड़ रखा है, पर ऊपर वाले व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाला रेजिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला, है ना। अगर इसका 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 रेशियो बराबर आ गया तो समझ लीजिए इस वाले में से कोई करंट नहीं जाएगा, आप इसको हटा सकते हैं, है ना। चलिए जी, सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर आपको। जैसे मैंने आपसे बोला मैंने कहा ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। तो मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस कितना लूं कि इसको 20 ले लूं कि 20 ओम रेजिस्टर में कोई करंट ना जाए। मैंने कहा कि देखो मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसी आपको दी, यहाँ पे बैटरी जोड़ दी। मैंने कहा कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ली जाए कि इस रेजिस्टर में कोई भी करंट ना जाए। तो आपको पता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप इसको इधर से उठा के रखते हैं और इसको इधर से इस साइड उठा के रखते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। ये क्या बीच वाला रेजिस्टेंस था? यस सर। और इसमें करंट नहीं जाना
तो क्या होना चाहिए, सर्किट बैलेंस होना चाहिए। तो भाई देखो, ये अगर बीच वाला है तो इसका और इसका रेशियो अगर आप इसको उठा के रख देंगे तो एक तरफ इस रेजिस्टर के ये दो रेजिस्टेंस आएंगे और एक तरफ ये दोनों आएंगे, यानी 5/10 इज इक्वल टू 6/R हो गया। तो क्या ब्रिज बैलेंस हो जाएगा? तो इस 20 ओम में कोई भी करंट नहीं जाएगा। बैटरी चाहे कितने की भी हो ना, बैटरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो मैंने कहा इसमें करंट नहीं जाना चाहिए, तो आप देखो जहां बैटरी लगी है देखो इसको हटाओ, इसको इधर रखो, क्योंकि बैटरी से कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसको उठा के आप इधर रख लो, तो देखो एक तरफ ये दोनों रेजिस्टेंस आएंगे, एक तरफ ये दोनों रेजिस्टेंस आएंगे। देखो ये वाली डंडी तो इधर आ जाएगी, तो देखो दो रेजिस्टेंस ये, और इसको उठा के साइड में रख लो तो दो रेजिस्टेंस ये बनेंगे आपके। तो इसमें करंट नहीं जाना, तो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब इधर का रेशियो कितना आ रहा है 5/10 और इधर का 6/R। मैंने कहा R की वैल्यू कितनी ली जाए कि ये 20 ओम में कोई करंट ना जाए, तो भाई R की वैल्यू जो ली जाएगी वो आ जाएगी 12 ओम। कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगी R की वैल्यू 12 ओम। देखो इकट्ठे 1/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 12 ओम। अच्छा ये, अच्छा 12 ओम आ गई। इसके बाद में आपसे ये भी पूछ सकता था 12 ओम कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, इस डायग्राम को। R की वैल्यू तो आएगी आपको बैलेंस होने के बाद, मैंने कहा कि R की वैल्यू कितनी होगी, इसमें कोई करंट ना जाए तो 12 ओम। अब कहेगा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो इस सर्किट को ऐसा बना लीजिए, ये हो गया आपका 5 ओम, ये हो गया आपका 10 ओम, ये हो गया आपका 6 ओम, ये हो गया 12 ओम। जब बैलेंस में बीच वाला घट ही गया, ये है आपका 20 वोल्ट। ठीक, तो ये दोनों सीरीज में कितने हो गए भाई 11, और ये दोनों सीरीज में कितने हो गए भाई 22। बोलो हुए कि नहीं हुए, ये दोनों सीरीज में है तो 5 और 6 कितना हो गया 11, ये दोनों भी सीरीज में है तो 10 और 12 कितना हो गया 22। अब ये दोनों कैसे हो गए भाई पैरेलल में, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, वो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा भाई 11 × 22 अपॉन 11 + 22 R1 R2 अपॉन R1 + R2। सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया भाई 33, 11 से कट करोगे 33 को तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो आंसर आ गया 22/3। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 22/3। अब मैं आपको पूछूं कि फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर, तो देखो ये एंड अगर 0 पे है तो ये एंड कितने पे होगा भाई 20 पे, तो ऊपर वाला टोटल जो 11 ओम है, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 20। देखो ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी कितना है 20, इस नीचे वाली ब्रांच के अक्रॉस भी कितना है 20, पैरेलल में है दोनों ब्रांच, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो इस वाली ब्रांच में जो करंट चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, इस वाली ब्रांच में जो करंट चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस तो 20/2। अब देखो क्या आपको इसमें करंट पता है, यस सर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इस पूरी ब्रांच में ये करंट, इस पूरी वाली ब्रांच में ये करंट, और बीच वाले में कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो जो मैंने आपको ओरिजिनल डायग्राम दिया था, उस ओरिजिनल डायग्राम में 5 रेजिस्टेंस थे, एक 20 ओम वाला था, उसमें रेजिस्टेंस कितना 0, 5 ओम में पता है आपको, 6 ओम में पता है, इसमें पता है, इसमें पता है ना, ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ सकता है ना। सिंपली क्या क्या पूछा गया था आपसे, R की वैल्यू जिसके लिए सर्किट बैलेंस हो आपने निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस पूछ सकता है ऐसे निकाल लेंगे, और सभी रेजिस्टर में करंट, आप इस डायग्राम को ऐसा बना लीजिए, सभी रेजिस्टर में करंट भी आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। मैंने आपसे बोला कि एक 2 ohm, 3 ohm, 12 ohm, 5 ohm, 20 ohm, और इसकी वैल्यू लिखी x। ठीक है, सिंपल सा सवाल, मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट देयर इज नो करंट इन 20 ओम रेजिस्टर। 20 ओम जो 20 ओम का रेजिस्टर है इसमें कोई करंट ना जाए, इसके लिए x की वैल्यू निकाल दो। तो सबसे पहले देख लो ये इतना व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है भाई, देख दो रेजिस्टेंस, एक बीच में रेजिस्टेंस, क्या बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज।
अच्छा, इसमें करंट तब नहीं जाएगा जब ये बैलेंस होगा। बैलेंस होगा यानी इधर का रेशियो यानी 3/12 इज इक्वल टू 5/x, 5/x। ठीक है, सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 ओम। तो x की कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी भाई? 20 ओम। कितनी लेनी पड़ेगी? 20 ओम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, थोड़ा फास्ट करना है अगर आपको तो इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लिया करो सीधा, इसको इससे, इसको इससे। तो देखो इधर कितना हो गया 3x और इधर कितना किया 60, x की वैल्यू आ गई 20। हाँ, नहीं हो पा रहा तो आप अपना सिंपल ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अच्छा दूसरा मैंने कहा कि अगर ये बैटरी 20 वोल्ट की जगह 40 वोल्ट की होती, 20 वोल्ट की जगह 40 वोल्ट की होती तो एक्स की वैल्यू क्या आती? सेम आती है ना, क्योंकि जो बैलेंस कंडीशन है वो सिर्फ रेजिस्टर पे डिपेंड करती है, बैटरी पे डिपेंड नहीं कर रही। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि अगर ये 2 ओम की जगह 6 ओम होता तब कितनी आती? तब भी सेम ही आती है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर लगे हुए रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना, बाहर वाले पे डिपेंड नहीं करती। तब भी एक्स की वैल्यू क्या आती? सेम ही आती। चलो भाई और देखो जरा, और सिंपल सा। टू ओम, 6 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 3 ओम, ये लगा लो आप 12 वोल्ट की। ठीक है, 18 वोल्ट की 18। मैं कहा फाइंड आउट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस सर। क्या इधर का ये बीच वाला होता है, इधर का रेशियो कितना आ रहा है? 1/3। इधर का कितना आ रहा है? 1/3। सर रेशियो बराबर आ रहा है यानी ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है तो कौन सा हटेगा? बीच वाला। बीच वाला कौन सा होता है इस डायग्राम में? ये वाला। तो हट गया। अच्छा, क्या अब ये इसके हटते ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। और ये दोनों भी कैसे हो गए भाई? सीरीज में ना। अच्छा, अब ये पूरी ब्रांच, इस पूरी ब्रांच की क्या है भाई? पैरेलल में। अगर मैं आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछ लूं सर्किट का कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा, देखो ऊपर वाली ब्रांच का टोटल कितना 3 यानी R1 और नीचे वाली का R2। नीचे वाले कितना हो गया 9 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो गया 4। तो कितना आ गया भाई 9/4, 9/4। ओके, अच्छा ये तो हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं कहूँ सर्किट में करंट कितना चलेगा टोटल, तो आपके लिए सिंपल सा है, टोटल जो करंट होगा वो होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। भाई 8 एम्पियर आ गया मेरा, तो कितना आ गया 8 एम्पियर। अच्छा, मतलब ऊपर वाली ब्रांच में से कितना करंट जाएगा, तो सिंपल सी बात है भाई, ये 0 पे है और ये इधर से करोगे तो ये 18 पे है। कितने पे है? 18 पे। तो ऊपर वाली ब्रांच के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 18 और रेजिस्टेंस कितना है 3। तो करंट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस यानी 6 एम्पियर। कितना हो गया 6 एम्पियर। टोटल कितना आया था 1, यानी बचा हुआ 2 एम्पियर कहाँ जाएगा? नीचे वाली ब्रांच में। आ गया भाई। आपको क्या बताना था, कितनी चीजें बतानी थी आपको? टोटल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। इसमें 6, इसमें 6, इसमें 2, इसमें भी 2। ये दोनों सीरीज में तो इन दोनों में सेम रहेगा, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों में भी सेम रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, ये सारे वो हैं जिनमें ब्रिज बैलेंस था। अनबैलेंस का क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ, है ना, एक्स और वाई मान के ना। एक मैंने आपको बोला भी था एनसीईआरटी में रखा है, वो आप अपने हाथ से निकाल के देखेंगे उसको। ठीक है, चलिए जी अब देखिए और देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बोला
भाई वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये बैटरी मान लो आप 12 वोल्ट की, अच्छा जी, और ये मान लो आपको बताना है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर, ठीक है, एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो सबसे पहले तो देखो क्या इधर का और इधर का रेशियो बराबर आ रहा है? यस सर। यहाँ पे कितना आएगा 2/4, इधर कितना आएगा 1/2, क्या बराबर है? यस सर। तो ब्रिज कैसा है? बैलेंस। अरे उल्टा भी होता तो बैलेंस नहीं होता, ये 2/4 इसका रेशियो आएगा 1/2, और इधर ऊपर 2 होता नीचे 1 होता तब भी बैलेंस नहीं होता है ना, वो एग्जैक्ट बराबर होने चाहिए। ऊपर इसमें 1 और नीचे जैसे 2/4 करोगे तो ऊपर 1/2 हो जाएगा, और ये रेशियो भी 1/2 आ रहा है। अगर ये 2/1 आता तब ये बैलेंस नहीं होता है ना, एग्जैक्ट रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो 2/4 1/2, इधर से भाई 1/2 1/2, या सिंपल देखो इन दोनों का रेशियो 2/4, उधर का रेशियो 1/2, क्या बराबर है? यस सर। ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाला फॉलो करिए। अच्छा अब टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का। अब सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज के अलावा ये रेजिस्टेंस और है ना। अच्छा जी, अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अलावा अगर ये रेजिस्टेंस और है तो सबसे पहले इस ब्रिज को सोल्व करो। तो 2 और 1 3 और 4 और 2 6, ऊपर वाला कितना हो गया भाई 3, और नीचे वाला टोटल कितना हो गया 6, और 3 और 6 पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रिज का कितना हो जाएगा? 6 और 3 कितना हो जाता है पैरेलल में? 2 हो जाता है। 6 और 3 2। तो देखो इस पूरे ब्रिज का तो हो गया भाई 2 ओम। अब ये तो 2 ओम है, इस 1 ओम के साथ क्या है सीरीज में, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो गया 3 ओम। कितना हो गया 3 ओम भाई। 2 ओम 1 ओम 3 ओम, 4 और 2 6, 6 और 3 2, 2 और 1 3, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो टोटल जो करंट चलेगा वो चलेगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया भाई 4 एम्पियर। यानी सर्किट से कितना करंट जाएगा भाई बैटरी से 4 एम्पियर, और 4 एम्पियर करंट इधर आएगा। तो इस रेजिस्टर से करंट तो सिंपल हो गया 4 एम्पियर, बोल खत्म इसकी कहानी। तो अच्छा अब बात करनी है आपको, ये 4 एम्पियर करंट इधर आया, अब इस 4 एम्पियर में से कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं ना, बाकी फिलहाल तो आप ऐसे देखिए। तो भाई दो ब्रांच में डिवाइड करना है, अगर ऊपर वाली ब्रांच में करंट निकाल रहा हूं, मान लो I1 है, तो क्या I1 की वैल्यू होगी जब इसमें करंट निकालूंगा तो रेजिस्टेंस आएगा नीचे वाले का, यानी 6 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 6 + 3 9 इनटू टोटल करंट, इनटू टोटल करंट। 3 से कट कर लीजिए 2 और 3 से 3, यानी ये आ जाएगा 8/3, यानी ऊपर वाली ब्रांच में करंट जाएगा 8/3, और बचा हुआ सारा करंट किस में है? नीचे वाली ब्रांच में। तो 4 में से 8/3 निकाल दीजिए, तो मेरे हिसाब से 4/3, नीचे वाली ब्रांच में आ गया करंट 4/3। कितना आ गया करंट? 4/3। चाहे आप ऐसा भी निकाल सकते थे, तो 4 एम्पियर करंट आ गया। अच्छा अब इस बैटरी का वोल्टेज कितना है भाई? 12। कितना है? 12। इसमें से I इंटू आर यानी यानी 4 वोल्ट, तो यहीं पे इस पे ड्रॉप। अगर मैं कहूं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, तो आप कहोगे सर जी 4 वोल्ट। कितना है? 4 वोल्ट। देखो ये I इंटू आर, ये तो था पोटेंशियल ड्रॉप है ना, IR। तो 4 एम्पियर करंट है, 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस? I इंटू आर यानी 4 वोल्ट। टोटल कितना लगा रखा है आपने भाई? 12 में से 4 वोल्ट तो इधर ही डिवाइड हो गया, तो इधर कितना बचा? इस पूरे के अक्रॉस 8 वोल्ट। कितना बचा? 8 वोल्ट। कितना बचा? 8 वोल्ट बचा। अच्छा जी सर 8 वोल्ट बचा। अब देखो ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस भी कितना है वोल्टेज डिफरेंस? 8, और नीचे वाली के अक्रॉस भी 8, तो ऊपर वाली में करंट कितना जाएगा? ऊपर वाली ब्रांच में करंट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3। देखो पहले भी 8/3 आया था। नीचे वाले में करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 और टोटल रेजिस्टेंस 6, तो कितना आ गया भाई 4/3। ध्यान करो पहले कितना ही आया था ना, तो वो आपकी चॉइस है। आप इधर टोटल करंट निकाल के करंट को ऊपर और नीचे वाली ब्रांच में ऐसे डिवाइड करते हैं, या फिर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। अब इसके अक्रॉस 12 नहीं होगा, 12 में से कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो गया ना, बचा हुआ लिख के V/R से निकालते हैं ना, वो आपकी चॉइस है ना, आप कैसा भी कर सकते हैं उसको, है ना, सेम आएगा आंसर। चलिए जी ये हो गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा इसके बाद देखिए छोटी सी बात और देखिए, मैंने कहा कि अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको।
ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 10 ओम, और ये है 20 ओम। ठीक है, इधर मैंने बैटरी जोड़ दी 30 वोल्ट। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, करंट इन 20 ओम रेजिस्टर, 20 ओम, चलो इसको 20, इसको 15 ले लो, 15 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने आपका ये सर्किट किया, मैंने कहा हाउ मच करंट इज फ्लोन थ्रू 15 ओम रेजिस्टर। तो अगर आप देखेंगे तो देखो इधर जो रेशियो आएगा 5/10, इधर भी रेशियो कितना आ रहा है 5/10, क्या सेम आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाले में करंट कितना जाएगा 0। देखो इधर कितना हुआ रेशियो, इसके इधर इधर वाला 5/10, इधर से देखो 5/10, सेम आ रहा है रेशियो 5/10 5/10, तो बीच वाले में करंट कितना हो गया 0। पर ऐसा नहीं होगा ना, ये एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनता है, जब 2 एंड्स के बीच में रेजिस्टर हो और बचे हुए 2 एंड्स के बीच में बैटरी लगी हो। बैटरी अब इधर लगी हुई है, इधर लगी हुई है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ये तो क्या है, देखो सिंपली ये 5 और 10 15 ओम सीरीज, 15 ओम सीरीज, 15 15 15, ये तीनों कैसे हो गए पैरेलल। ये पैरेलल सर्किट है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। सिंपली आप तो लिख लो भाई, ये 0 पे है तो ये 0 पे, ये 30 पे है तो ये 30 पे। अगर मैं कहूँ बेटा इसमें कितना करंट गया, तो सर जी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30/15 यानी 2 एम्पियर। मैं कहूँ इस वाली ब्रांच में कितना करंट गया, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30, और रेजिस्टेंस कितना है इसका टोटल 15, तो 2 एम्पियर। मैं कहूँ इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30, तो इसमें भी कितना करंट गया 2 एम्पियर, यानी इसमें भी 2 2 2, यानी टोटल करंट कितना आया 6 एम्पियर। अगर मैं सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पूछूं तो टोटल रेजिस्टेंस होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, यानी 5 ओम। कितना होगा 5 ओम, ये होगा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, है ना। स्ट्रक्चर देखिए ऐसा नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, आप देखना पड़ेगा इनके बीच में रेजिस्टेंस है तो इनके बीच में बैटरी होनी चाहिए ना। या सिंपली पैरेलल से करो तो देखो 15 ओम 15 ओम 15 ओम, 15 ओम के 3 रेजिस्टर पैरेलल में है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा R/N। 15 वाले कितने हैं 3, तो कितना आ गया 5 ओम। देखो सेम, वो आपकी चॉइस है कि आप करते कैसे, है ना। तीनों रेजिस्टर कैसे हैं पैरेलल में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। चलिए छोड़िए, अगला देखिए। अब 1-2 बातें और करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। चलो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका क्या इन दोनों बीच में गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस है और इन दोनों बीच में बैटरी है, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस सर। बैलेंस है नहीं है वो बात की बात है, वो तो रेशियो पे डिपेंड करेगा ना, पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अच्छा, इसी डायग्राम को मैंने बताया था, इस बैटरी को उठा के आप बीच में बना सकते हो, यानी इस बैटरी को आप ऐसा बना सकते हो यहाँ पे, और इस गैल्वेनोमीटर को उठा के दोनों तार ही तो जुड़े हैं, अब वायर को आप इधर भी बना सकते हो ना, इसको आप इसी सर्किट को आप ऐसा भी बना सकते हैं। एक ही बात, पुराना गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हो, रेजिस्टेंस बैटरी यहाँ पे हो, या गैल्वेनोमीटर बाहर हो बैटरी यहाँ पे हो, आपको तो ये देखना कि 2 एंड्स के बीच में गैल्वेनोमीटर है और 2 एंड्स के बीच में बैटरी है ना, एक ही बात है, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, ये तो वही बैटरी मैंने इधर से उठा के इधर रख दी, यही बैटरी इधर से उठा के इधर रख दी। इस डायग्राम में पिछले डायग्राम में कोई फर्क नहीं है ना, गैल्वेनोमीटर को इधर से उठा के इधर रख दिया बस, है ना। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है जो बैलेंस है, कैसा है पहले से ही बैलेंस। तो देखो जैसे मान लो मैं इधर बनाऊं कि ये P, ये R, ये Q, ये S, P Q R S, और मैंने कहा ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आएगी भाई 0,
गैल्वेनोमीटर की कितनी रीडिंग आएगी 0, और इसका मतलब P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है। मैंने कहा ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब ये रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं कहूँ बैलेंस ब्रिज में अगर बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दूं, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दूं, यहीं पे ऐसे अब इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो तो पिछली बार तो इसको उठा के यहां रखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब मैं कह रहा हूं इंटरचेंज ही, इसको उठा के यहां जोड़ दूं और इसको उठा के यहां पे जोड़ दूं। जैसे कि मान लो मैं ऐसा कर दूं, अब मैंने इंटरचेंज कर दिया। अच्छा इंटरचेंज कर दिया तो देखो, क्या तुम बैटरी को उठा के इधर रख सकते हो? यस सर। और गैल्वेनोमीटर को उठा के यहां रख सकते हो? यस सर। अच्छा तो जब यानी ये डायग्राम मैंने कहा एक ब्रिज बैलेंस था, ऐसा बैलेंस है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये रेशियो सेटिस्फाई है ना। अब मैंने कहा कि अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दूं तब भी क्या ब्रिज बैलेंस रहेगा? अच्छा अब इंटरचेंज पे देखते हैं। देखो अब मैंने इसको गैल्वेनोमीटर को उठा के यहां रख दिया, देखो, और इस बैटरी को उठा के यहां रख दिया। अच्छा इस ब्रिज के बैलेंस होने के लिए होना क्या चाहिए? गैल्वेनोमीटर के एक तरफ का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर के दूसरी तरफ का रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आना चाहिए। तो यानी इधर कितना आना चाहिए भाई Q बाई एस, और इधर कितना आना चाहिए भाई P बाई आर। ऐसा होना चाहिए। ये बैलेंस है, यानी ये दिया हुआ है, और इंटरचेंज करने के बाद बैलेंस होगा तो ये रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा अगर आप इसको गौर से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, देखो Q को इधर भेज दो, R को इधर भेज दो, तो आप इसको लिख पाएंगे P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, है ना। वापस से सुनो मेरी बात, देखो ब्रिज बैलेंस है, तो ये रेशियो सेटिस्फाई है। फिलहाल मैंने कहा इंटरचेंज कर दिया बैटरी और गैल्वेनोमीटर को, तो सर्किट बन गया भाई आपका ऐसा, है ना। अब मैंने कहा क्या अब भी ब्रिज बैलेंस है, तो मैंने कहा कि देखिए कि अब अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो ये रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये रेशियो का मतलब ये वाला रेशियो, ये रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए, और ये रेशियो तो सेम है क्योंकि आपने पी क्यू आर एस को तो चेंज ही नहीं किया, आपने तो सिर्फ पोजीशन चेंज किया ना। तो यानी अगर ये इस कंडीशन में बैलेंस था तो ये कंडीशन सेटिस्फाई थी, और इसके बैलेंस होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि पहले से ही सेटिस्फाई है। तो यानी जब ब्रिज बैलेंस होता है उस समय अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये बैलेंस था, इंटरचेंज करने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये ब्रिज भी बैलेंस है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है सिंपल सा, ये कहता है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस था और बैलेंसिंग कंडीशन पे जो बैलेंस था उस टाइम अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज, यानी गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए, तब भी क्या ब्रिज बैलेंस रहेगा? यस, ब्रिज तब भी बैलेंस रहता है। सिंपल सी। चलिए और देखिए, अच्छा इसका काम क्या है? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके मैं अननोन रेजिस्टर निकाल सकता हूं, क्या अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, है ना। तो कैसे कि मान लीजिए आपको जैसे मैंने कोई बल्ब भी दे दिया, मान लो ना, मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना है ना। अच्छा उसको आप यहां लगा लो, ठीक है। उसके अलावा आपको 3 रेजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना, ये P और ये Q। आप 2 ऐसे रेजिस्टर उठा के लाओ जिनका रेजिस्टेंस आपको पहले से ही पता है, लगा दिया भी तो। और ये S एक ऐसा रेजिस्टर लाओ जिसका रेजिस्टेंस तुम जितना चाहो उतना चेंज कर सकते हो, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाओ। यहाँ पे क्या लगाओ? वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा जी, क्या इन दोनों तुम्हें इसका निकालना है? ये तो तुम किसने दिया थी? आप ये सेटअप पहले से बना के रखें, ये 2 रेजिस्टेंस अपने पहले से नो हो वो लगा के रखें, और ये वेरिएबल लगा के रखें, यहाँ गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे बैटरी, ठीक है। अब अननोन रेजिस्टर को यहाँ जोड़ दो। अब S को तब तक चेंज करे जाओ जब तक ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ना हो जाए। जिस टाइम पे ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब अब P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो गया होगा, है ना। अच्छा इसमें से P और Q तो आपको पहले से ही पता थे, और S को तो आप कंटिन्यूअस चेंज कर रहे थे, जितने भी रेजिस्टेंस पे जाके बैलेंस हुआ ये S की वैल्यू हो गई। आपको पता किसकी नहीं थी? R की, तो आपको R की वैल्यू पता चल जाएगी। किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? R की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। अच्छा तो इस टाइप से अपन कोई अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा
अब जो ये रेजिस्टेंस, जैसे मैं आपको एग्जांपल पे दूं कि जैसे मान लो ये था, मान लीजिए 2 ओम और ये है मान लो 4 ओम, ठीक है। अच्छा, जो ये अननोन रेजिस्टेंस है ना, ये मान लीजिए 6.1725 ओम का था, ठीक है, हो सकता है ना रेजिस्टेंस। तो अच्छा, तो देखो ये इधर डबल है तो ये भी इधर क्या होना चाहिए, डबल। तो इसका आप डबल करोगे तो कितना हो गया, देखो 0, तो है ना, ये कितना हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 12, इतना ही होगा ना। हाँ जी, यानी जब इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इतना पहुंचेगा उस टाइम ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, अब इतना देखो पॉइंट के बाद जैसे आप 12 ओम लगाएंगे तो रीडिंग मान लीजिए इधर आ रही है गैलोमीटर की, ठीक है। आप जैसे 13 ओम लगाएंगे तो रीडिंग इधर आ जाएगी, क्योंकि ये तो 12 और 13 के बीच में बैलेंस हो रहा है ना। तो देखो आपको पता चल जाएगा, देखो 0 बीच में रह गया, तो ये 12 है, 12 पे रीडिंग इधर है 0 से, और 13 पे रीडिंग इधर चलेगी। इसका मतलब 12 और 13 के बीच में कोई ऐसा रेजिस्टेंस था जिस पे रीडिंग 0 भी आती। तो आप 12 से 13 के बीच में सर्च करेंगे, 12 से 13 के बीच में ना, फिर लगाएंगे 12.1, 12.2, 12.3, 12.4। जब ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप यहाँ पे पहुंचेंगे तब जाकर ये ब्रिज क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बैलेंस हो जाएगा ना। अब इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंस कि जिसकी वैल्यू 0.001 हो, तभी तो यहाँ के रेजिस्टेंस चेंज होगी। जैसे 3.44 है, उसके लिए 3.55 करोगे, जैसे आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते लगाते 2.344, अब ये 12.345 करोगे तो आपको रेजिस्टेंस कितना चाहिएगा, 0.001 है ना। इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंस चाहिए, और इसका और कुछ होता तो हो सकता और भी छोटा रेजिस्टेंस चाहिए था आपको ना इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यानी आपको ग्रेजुअली चेंजिंग रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, जो मतलब कि कंटिन्यूस चेंज हो रहा हो ना, जो सारी वैल्यू अचीव करता हो, तब जाके आप इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बता पाएंगे। इसका एग्जैक्ट बताना है तो ये वाला रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, जो हर वैल्यू अचीव करता हो, 12, 12.1, 12.2, 12.3, है ना, समथिंग, है ना। अब इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंस अवेलेबल होते नहीं है ना, जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसके अंदर 0.1 ऐसा छोटा रेजिस्टेंस होता है, इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंस अवेलेबल होते नहीं है ना। इसके लिए मैं इस प्रिंसिपल को दूसरे तरीके से यूज में लेता हूं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ना। निकलेगा तो ऐसे ही, पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है ना। अच्छा, मॉडिफाई करके जो डिवाइस बनती है उस डिवाइस का नाम दे दिया गया है मीटर ब्रिज। क्या नाम दे दिया गया है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का काम भी क्या होता है, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। और वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है ना। चलिए वो तो छोड़िए, मीटर ब्रिज में जब करेंगे जब कर लेंगे ना। फिलहाल आप ये समझिए कि इससे अगर मेरे पास इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो मैं आर की वैल्यू निकाल पाऊंगा, है ना। अच्छा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी मैं क्या निकाल सकता हूं, अननोन रेजिस्टेंस। भाई इतने जो पीछे क्वेश्चन करवाए वो सारे यही तो करवाए थे कि एक्स की वैल्यू बताओ कि इसमें करंट ना जाए। अब ये वही तो है, सेम क्वेश्चन, आर की वैल्यू बताओ इसमें कोई करंट ना जाए। देखो इसको तुमने चेंज करते 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 गैलोमीटर में रीडिंग देखी 0, तो आर की वैल्यू बतानी है जब इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 0। आपने ऐसा निकाल लिया ना। पिछले जो क्वेश्चन थे वो सब इसी टाइप के थे ना। फिलहाल आप ये समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर ये और ये तीनों पता है तो, और बैलेंस कंडीशन पे ये और ये पता है, तो आप इस रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। किसके अंदर, किसका यूज करके, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके, है ना। आप देखिए इसके प्रिंसिपल पे जो एक डिवाइस बनी है ना, इसके प्रिंसिपल पे, ठीक है, वो पढ़ते हैं ना, मीटर ब्रिज। तो देखो यहाँ तक का व्हीटस्टोन ब्रिज तक का भाई सॉल्व हो गया। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन थे। अनबैलेंस का जंक्शन रूल से सोल्व करो या लूप रूल से सोल्व करो, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अब नई डिवाइस है मीटर ब्रिज। क्या चीज है, ये क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज, अब है मीटर ब्रिज। अच्छा देखो, मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज में एक कॉपर की स्ट्रिप ली जाती है, तो ऐसे कॉपर की स्ट्रिप पूरी, और इसके अंदर 2 स्पेस वैकेंट छोड़ दिए जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2 स्पेस मैंने वैकेंट छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल बांध दिया जाता है, एक वायर, ठीक है।
इस वायर की जो लेंथ ली जाती है वो ली जाती है 1 मीटर। कितनी ली जाती है? 1 मीटर। इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीटर ब्रिज। ठीक है, ये नीचे स्केल लगी हुई है, यहाँ 0 से लेके या 100 सेंटीमीटर तक। इसमें जो वायर यूज लिया जाता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। अब 1 मीटर लेंथ है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मीटर ब्रिज। यहाँ पे थिक कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ये ऐसे, यानी मोटी मोटी कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अच्छा देखो, यहां से मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट रखता हूं। ठीक, ये की होती है, ये रियोस्टेट होता है। ठीक है, यहाँ पे वायर की लेंथ मेजर करने के लिए ऐसे एक स्केल होता है, जिस पे मार्किंग होती है। ठीक, यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है इस स्पेस में। मान लीजिए जो R है, कितना है? R। और जो ये वैकेंट स्पेस ये वाला है, इसके अंदर अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है S। क्या लगाया जाता है? अननोन रेजिस्टेंस S। अच्छा, इन दोनों रेजिस्टर के बीच से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, जिसका दूसरा एंड एक जोकी से कनेक्ट होता है ना। ये जोकी होती है बहुत शार्प एज वाली, ऐसे। ठीक, इस टाइप के एज होती है ना, एकदम शार्प एज होती है, नाइफ एज होती है ना, उसको इस वायर पे कहीं पे भी टच किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, मान लीजिए ये जो वायर है नीचे वाले, इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए पर सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका टोटल रेजिस्टेंस है R, इस नीचे वाले वायर का R। तो कितनी लेंथ में? ये 100 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी 100 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस हो गया? R। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया? R/100। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी R, इसको लिख लेता हूं 100 इक्वल टू, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करके, मान लीजिए मैंने इस P पॉइंट पे कनेक्ट किया, ये A है, ये B है। अच्छा, P पॉइंट पे कनेक्ट किया, तो देखो, अगर आप गौर से देखो तो इधर से एक रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है और इधर से एक रेजिस्टेंस कहां से कहां तक जुड़ गया? इसके नीचे P तक। अच्छा, उसके बाद ये इधर वाला, इधर S हो गया और इधर क्या हो गया भाई? यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस। देखो, वो 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक एंड से ऊपर वाला R, नीचे वाला इस वायर का, ऊपर वाला S और नीचे वाला इस वायर का। क्या P वेरिएबल है? यस सर। क्या P को तुम चेंज कर सकते हो? इसको कहीं पे भी टच किया जा सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जैसे तुमने यहाँ पे टच कर दिया तो R के नीचे इधर वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा और S के नीचे इधर वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी मैं इस जोकी को इधर से इधर तक इसके ऊपर मूव करके इसके नीचे का और इसके नीचे का रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ, है ना। अच्छा, कोई अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा जिसके ऊपर इस रेजिस्टेंस और इसके नीचे वाली वायर का रेजिस्टेंस ये सेम आया, है ना। ये जो वायर है ये हाई रेजिस्टिविटी वायर होती है ना, मैग्नीशियम कंस्टेंटन टाइप की जो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल से बनी होती है। क्यों बनी होती है ये सारे क्वेश्चन बाद में देखेंगे अपन, है ना। अच्छा, और ये वायर कैसी होती है? यूनिफॉर्म। कैसी होती है? यूनिफॉर्म, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका क्या रखते हैं अपन? कांस्टेंट, है ना। अच्छा, अब देखो, कोई टाइम ऐसा हुआ, देखो इसके नीचे का क्या रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है? यस सर। किसी टाइम ऐसा हुआ कि इसका और इसके नीचे जितनी वायर कनेक्ट है, जैसे अब मैंने यहाँ टच कर दिया तो इधर के 2 रेजिस्टेंस ये हो गए, इधर के 2 रेजिस्टेंस ये हो गए। अब किसी टाइम ऐसा हुआ कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर बराबर आ गया तो क्या ब्रिज बैलेंस हो जाएगा? यस सर, ये ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस। मान लो ऐसा हुआ यहाँ से L डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे हुआ? L डिस्टेंस पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची भाई? ये बच गई सर 100 - L, क्योंकि टोटल लेंथ तो कितनी थी बेटा? 100 थी। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? R100 × L। देखो, पर यूनिट लेंथ कितना है? R100, तो L लेंथ में कितना हो गया? इतना। और इस लेंथ में रेजिस्टेंस कितना हो गया? R100 × 100 - L।
इंटू 100 माइनस एल। अच्छा मान लीजिए पी पॉइंट पे बैलेंस है, यानी ये अपॉन ये रेजिस्टेंस और ये अपॉन ये रेजिस्टेंस, ये रेशियो बराबर आ रहा होगा, ये रेशियो क्या आ रहा होगा, बराबर, तभी तो बैलेंस हुआ होगा ये, है ना भाई। स्ट्रक्चर चेंज कर दी है तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही, स्ट्रक्चर ही तो चेंज किया है भाई। इस बैटरी के एक एंड से दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक तो आर और एक यहां से यहां तक का वायर का, फिर बीच में एक रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर का है, उसके बाद दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, गॉस देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना जी। अच्छा, और किसी भी पॉइंट पर अगर ये बैलेंस हो रहा है, यानी इसमें कोई करंट नहीं आ रहा, बैलेंस का मतलब जब इसमें कोई करंट नहीं आ रहा, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर, जिस पे टच करने में इसमें कोई करंट नहीं जाता, यानी इसकी रीडिंग जीरो रहती है, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। कैसे बोलते हैं, नल पॉइंट, जिस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन आता है किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर में, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आती। अच्छा जी, अच्छा अब मैं मुझे पता है कि यानी अगर जीरो रीडिंग नहीं आ रही तो R अपॉन R100 इंटू एल बराबर S अपॉन R100 अपॉन 100 माइनस एल हो गया होगा। तो R100 से R100 कट गया, यानी इस वायर का पर यूनिट लेंथ कितना रेजिस्टेंस है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी आपको देखो निकालना क्या है, सर जी मुझे तो S निकालना था, तो S निकालोगे तो इधर से देखो S इज इक्वल टू, तो इधर R बाई एल तो है और ये वाली टर्म इधर भेज दो 100 माइनस एल। समझ में आया? अब तो यदि आपको ये अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो R, तो ये तो अपना नोन लगा दो, एक पड़ेगी इस लेंथ की जरूरत और एक पड़ेगी इस लेंथ की जरूरत। तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए तो यहाँ पे स्केल लगाया हुआ है, तो यहाँ से जैसे इसको यहाँ से टच करके इधर चलोगे चलोगे चलोगे, यहाँ पे बैलेंस हुआ, मान लो 30 सेंटीमीटर पे हुआ, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 30 और ये वाली लेंथ कितनी होगी 70 इधर से। तो आप क्या सिंपल क्या करोगे, देखो R बाई लेंथ का ही तो रेशियो बचता है, R100 तो यानी जो पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस है वो तो कैंसिल ही हो गया, तो कितना होगा देखो R अपॉन L, इसके नीचे लेंथ कितनी 30 इक्वल टू S अपॉन 70। इस टाइप से आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन आप अप्लाई कर देते हो। अगर R की वैल्यू पता है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकल के आ जाती है भाई, S की वैल्यू, है ना। अच्छा अब कमाल की बात ये है, जैसे मैंने यहाँ पे वायर लगाया मान लो किसी अलॉय का, है ना, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है, तो उसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस अलग होगा, और कॉपर का लगाया तो उसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस अलग होगा, है ना। जैसे इसका कॉपर का तो 1 सेंटीमीटर में कंडक्टर है, रेजिस्टेंस कम आएगा, इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन की वायर लगा दोगे तो अलॉय है तो 1 सेंटीमीटर में उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा। पर 1 सेंटीमीटर में जो रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी जो R100, इस पे रिजल्ट इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, रिजल्ट इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे यानी किसी भी रेजिस्टेंस की वायर लगाओ, उससे इस बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी इस वायर की रेजिस्टिविटी से इस बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर जैसे मान लो अभी ऐसी वायर है जिसका 2 ओम पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस है, तो मान लो ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ, इसकी जगह आपने एक ऐसी वायर लगाई जिसका 10 ओम पर सेंटीमीटर है, तब भी 30 सेंटीमीटर पे ही बैलेंस होगा। ये जो L है, जितनी दूर ये यहाँ से बैलेंस होता है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि R100 की वैल्यू कुछ भी हो तो हमेशा कटने वाला ही है, यानी जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी ये इंडिपेंडेंट ऑफ इस जो ये जिस मटेरियल का ये वायर लगा हुआ है उस वायर के मटेरियल से इंडिपेंडेंट आएगी। कौन, ये बैलेंसिंग लेंथ, है ना। अच्छा यानी कॉपर की वायर लगाओगे तब भी 30 आएगी, उससे अलॉय नाइट्रोन कंसिस्टेंट वगैरह की लगाओगे तब भी 30 सेंटीमीटर आ रही है, तो 30 सेंटीमीटर ही आएगी। फिर भी ये हाई रेजिस्टिविटी वायर लगाई जाती है ना, वो क्यों लगाया जाता है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, पर फिर भी हाई रेजिस्टिविटी वायर। अरे तो रेजिस्टिविटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो हाई रेजिस्टिविटी फिलहाल लगा लेते हैं, समझ लो कि लगानी पड़ जाती है ना। अच्छा लगाया। अच्छा अब देखो ये बैलेंसिंग कंडीशन हो गई, R पता होगा, L पता कर लीजिए, आपके पास क्या पता चल जाएगा, S पता चल जाएगा। अच्छा अब सिंपल से देखो काम, इसका काम क्या हो, देखो क्या मीटर ब्रिज की आपको स्ट्रक्चर पता है। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो ये आएगा कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, what is the work of what is the use of meter bridge and on which principle it works, draw its need diagram and explain its working, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखो मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज इज a device which is used to find the unknown resistance. Meter bridge is a device which is used to find the unknown resistance. Okay. अच्छा प्रिंसिपल क्या है, it works on balance condition of Wheatstone bridge, बैलेंस कंडीशन ऑफ
व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इसका प्रिंसिपल है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पे वर्क करता है। तीसरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, स्ट्रक्चर तो आपकी बनाई हुई है। इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर लॉन्ग वायर को काम में लिया जाता है, ठीक है। और ये इसके ये रेशियो बराबर करके इस पार्ट में ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने का क्या हो गया, मेथड हो गया, है ना। अब इससे छोटे छोटे जो क्वेश्चन जुड़े होते हैं कि ये जो कॉपर स्ट्रिप ली जाती हैं, है ना, ये थिक होती है ना, मोटी होती है ना, ये थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों काम में ली जाती है, ये मटेरियल हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल जो वायर होता है 1 मीटर का, इसको हाई रेजिस्टिविटी वायर क्यों लिया जाता है ना। इस टाइप के 2-4 इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसमें क्वेश्चन ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला ना, न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ये आपको नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप इसकी स्ट्रक्चर समझिए, इसकी वर्किंग देखिए और डायग्राम वायग्राम यहाँ तक आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू।